नमस्कार, जय हिंद। वर्तमान समय में मानव ने जो आविष्कार किए हैं, उन आविष्कारों के बल पर मानव यह समझता है कि हमारी ये जो सभ्यता है, हमारा ये जो समय है, ये सर्वश्रेष्ठ है। जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो हमारे बलबूते पर हासिल किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन आवश्यकताओं को मानव अभी महसूस कर रहा है और उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार मानव ने जिन चीजों का आविष्कार किए हैं, जिन संसाधनों का वो प्रयोग कर रहा है, पूर्व में जो मानव जाति यहां पर इस धरती पर निवास करती थी, चाहे वो पाषाण काल की हो, मध्य पाषाण काल की हो या प्रागैतिहासिक काल की हो, उन सभी समय में, उन सभी कालों में जो मानव था, उन समस्त मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग और उन संसाधनों का उपयोग करता था जो वर्तमान समय में हम करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन चीजों का उपयोग हम कर रहे हैं या जिन मूलभूत संसाधनों का उपयोग हम अभी इस वर्तमान समय में कर रहे हैं, इन्हीं समस्त संसाधनों का उपयोग आज से 2000 साल पहले या 5000 साल पहले की जो सभ्यता इस धरती पर रही है या इस धरती पर जो उस समय की मानव जाति रही है, वे इन सभी संसाधनों का उपयोग करते थे। केवल अंतर इस बात का आया है कि वर्तमान समय में प्रौद्योगिक विकास बहुत चरम सीमा पर है तथा बहुत विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अगर इसी संदर्भ में हम बात करें पुराने समय की और पुरानी सभ्यताओं को लेकर, तो भारत के अंदर भी आजादी के बाद बहुत सी सभ्यताओं पर पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण उत्खनन कार्यक्रम किया गया है। भारत के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी बहुत ही ऐसी सभ्यताओं पर पुरातत्व विभाग द्वारा अपना उत्खनन कार्य किया गया है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ की बात करें, द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के जो रिपोर्ट 1956 में आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्रमुख सभ्यता और सबसे पहली सभ्यता जो उत्खनन के बाद हमें हमारे सामने देखने को मिलती है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता और पहली सभ्यता जिसका उत्खनन आजादी के बाद किया गया, उनमें एक ही नाम आता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूं क्योंकि कालीबंगा सभ्यता से मेरा खास रिश्ता है। कालीबंगा सभ्यता को देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर और निजी तौर पर वहां पर गया हूं और वहां के उत्खनन स्थल को, जिस टीले से कालीबंगा सभ्यता की खोज की, उस टीले पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। साथ ही वहां पर कालीबंगा एक संग्रहालय बन चुका है। वहां पर उस संग्रहालय में कालीबंगा सभ्यता से जितनी भी सामग्रियां वहां पर मिली है, उन सभी को एक संग्रहालय में रखा गया। उस संग्रहालय में मुझे मेरे एक अजीज मित्र के सहयोग से मुझे जाने का सौभाग्य मिला तथा वहां की प्रत्येक चीज को मैंने हाथों से स्पर्श करके उसे छू कर देखा है। इसलिए कालीबंगा सभ्यता मेरे लिए विशेष है। मैंने वहां पर एक एक तथ्य पर, एक एक फैक्ट पर मैंने पर्सनल रूप से रिसर्च की है, पर्सनल रूप से उसे जानने का प्रयास किया है, तो वो मैं जानकारी आपको साझा करता हूं। अगर हम कालीबंगा सभ्यता की बेसिक जानकारी की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता है जो मूल रूप से तो श्री गंगानगर की है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का विभाजन हुआ और उन विभाजन के आधार पर वर्तमान में अभी वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर कालीबंगा सभ्यता की शब्द की बात करते हैं हम, तो कालीबंगा जो सभ्यता है, इस शब्द मूलतः ये सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। संभवतः पंजाबी भाषा में भी इसका जो अर्थ है वो काली चूड़िया होता है। कालीबंगा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया काल की समकालीन है, यानी जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी विश्व में, उसी की समकालीन कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। अगर हम, और एक विशेष तथ्य होता है कि कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो भारत की हो, राजस्थान की हो या विश्व की हो, हमेशा कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई मानव जाति हमेशा किसी नदी के तट या किसी नदी के मुहाने पर ही बसती है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर बसी हुई है। इसी घग्गर नदी का उल्लेख हमारे प्राचीन ऋग्वेद में भी मिलता है और इसी घग्गर नदी के बहुत से प्राचीन नाम हैं, बहुत से उपनाम हैं, जैसे कि द्वेषवती नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, या इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतःप्रवाह की नदी है जो बारिश के समय में बहती है और फिर विलुप्त हो जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस कालीबंगा सभ्यता की पहचान के तौर पे, तो इतिहास के अंदर एक प्रमुख इतिहासकार मिलते हैं
जिनका नाम है लुइस पी टेस्टिटोरी। लुइस पी टेस्टिटोरी जो मूलतः इटली के निवासी थे, और जब वे भारत की यात्रा के दौरान भारत में आते हैं और भारत से वे राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान से वे जब बीकानेर जाते हैं तो बीकानेर के उस समय के जो तत्कालीन महाराजा होते हैं, महाराजा गंगा सिंह, उनके दरबार में वे जाते हैं और महाराजा गंगा सिंह उन्हें चारणों का इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए उन्हें नियुक्त करते हैं। तो इसी लुइस पी टेस्टिटोरियो ने सबसे पहले कालीबंगा स्थल की खोज की तथा कालीबंगा सभ्यता की पहचान करवाई, लेकिन वह पहचान प्रसिद्धि के रूप में उसे नहीं मिल पाई। और इसके बाद कालांतर में क्या होता है कि हमारा जब देश आजाद होता है 1947 के अंदर, इसके बाद 1952 के अंदर एक प्रमुख आर्कियोलॉजी होते हैं जिनका नाम होता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष द्वारा 1952 में इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है। अमलानंद घोष की इस खोज के बाद उनके दो प्रमुख साथी होते हैं जिनका नाम होता है ब्रजवासी लाल, जिसे बीके लाल के नाम से संबोधित किया जाता है, तथा दूसरे होते हैं बालकृष्ण थापर, जिन्हें बीके थापर कहा जाता है। उनके द्वारा 1961 से लगाकर 1970 तक इसी कालीबंगा सभ्यता के टीलों का उत्खनन किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की पहली ऐसी सभ्यता जिसकी खोज की गई, और यह मूलतः राजस्थान की प्रथम ही सभ्यता कहा जाती है। अगर भारत की अगर हम सभ्यता की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम खोज पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर हुई थी, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है, और उसकी खोज 1950 में हुई, और हमारे राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का समय, क्योंकि हमारे लिए समय जाना बहुत जरूरी है। कालीबंगा सभ्यता के अगर समय की बात करें हम तो कार्बन पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी आज से लगभग 2500 साल पूर्व इस कालीबंगा सभ्यता के प्रमाण और अवशेष माने जाते हैं। एक प्रमुख इतिहासकार भी हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसी ने इस कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी कहने के पीछे एक रीजन था। वो रीजन ये था कि यह सिंधु सभ्यता के समकालीन है, या सिंधु सभ्यता में जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उसी अवशेषों के कुछ समान अवशेष हमें इस सभ्यता से भी मिलते हैं। इसी कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा के दिनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो और कालीबंगा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो लगभग कुछ समानता रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो ऐसे क्या साक्ष्य हैं, ऐसे क्या प्रमाण हैं जो दोनों के मध्य एक संबंध और एक प्रमुख एक समकालीन होने का हमें आभास करवाते हैं, तो अगर उन प्रमाणों की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो प्रमाण मिलता है कि इस कालीबंगा सभ्यता के जो टीले से जो उत्खनन किया जाता है उस उत्खनन में बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं। उन चीजों में पहली चीज ऐसी मिलती है कि एक मानव की खोपड़ी मिलती है, मानव का कपाल मिलता है जिसमें 6 छेद किए हुए होते हैं, और इन 6 छिद्रित वाली खोपड़ी से हमें यह प्रमाण मिलते हैं कि उस समय में भी शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन मेथड पहले भी अपनाया जाता था। तो ये शायद राजस्थान की पहली ऐसी सभ्यता है, संभवतः भारत की भी ऐसी पहली सभ्यता हम कह सकते हैं जहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण उस खोपड़ी के अंदर जो 6 छेद है उसके आधार पर यहाँ भारत के और राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि इस जो ये प्रमाण है इससे हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा सिक्का मिला है, कॉइन, जिसकी तरफ एक तरफ तो है स्त्री का चित्र और दूसरी तरफ चित्र है चीता का चित्र। तो इस सिक्के के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से 2350 साल पहले जो हमारे राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता थी, यह जो सभ्यता थी यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात यह कह सकते हैं कि इसमें स्त्री को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ के जो समाज हुआ करते थे उसमें स्त्री का विशेष महत्व था। दूसरी हम बात करें तो जो यहाँ की जो सभ्यता थी ये सभ्यता वास्तु दोष को मानती थी। इस वास्तु दोष को मानने के पीछे एक ऐसा प्रमाण मिला है कि यहाँ के जो पुराने घर मिले हैं उन घरों के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उन स्वास्तिक के चिन्हों से ही पता चलता है कि यहाँ के लोग वास्तु शास्त्र में तथा वास्तु दोषों में भी अपनी आस्था अपना विश्वास रखते थे। अगर यहाँ के मकानों की अगर हम बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता के जो मकान मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता के जो मकान मिले हैं उनकी जो पद्धति है, जो मकान बने हैं उन पद्धति को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति कह सकते हैं,
ऑक्सफोर्ड पद्धति को जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति की अगर हम बात करें तो ये जो मकान बने हुए होते हैं, जिस प्रकार हम बात करते हैं जयपुर की, जयपुर ही एकमात्र ऐसा देश है, ऐसी रियासत है जिसे पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो मकान मिलते हैं वो एक के बाद एक क्रमशः मिलते हैं तथा उनकी सड़कें समकोण पर काटती हैं। और कालीबंगा सभ्यता के जो मकान मिले हैं उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, उनकी खिड़कियां, उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं और उनकी जो सड़कें होती है वो समकोण यानी 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती है। तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। जिस प्रकार हम कोई भी कॉलोनी काटते हैं और उस कॉलोनी का जो फिक्स मैप होता है और जो मकान की साइज होती है, जो मुख्य रूप से मुख्य सड़क होती है, उसी प्रकार की कॉलोनियां कह सकते हैं हम। उस प्रकार की नगरीय सभ्यता का विकास आज से 2350 साल पहले हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता में था। दूसरी अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के जो ये मकान थे, उन मकान के जो पानी की निकासी के लिए पहली बार लकड़ी की काष्ठ नलियों का प्रयोग किया गया। यानी कहा जाता है कि जिस प्रकार हम आज की नालियां होती जिसमें पानी जाता है, उस समय में 2350 साल पहले लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। ये भी एक प्रमुख यहाँ पर प्रमाण मिलता है। दूसरी हम बात करते हैं जिस प्रकार हम आज का जो मानव है वो पालतू जानवर के रूप में कुत्ते बिल्ली को पालता है, उसी प्रकार जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हुआ करते थे वो उनका प्रिय जानवर कुत्ता था तथा वे ऊंट से भी परिचित थे। ऊंट को भी वे जानते थे और ऊंट का भी वे प्रयोग करते थे। सबसे मुख्य बात जो है कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी हुई बात है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, जब यहाँ की सभ्यता, यहाँ के परिवार, यहाँ के मकान जब नष्ट हो गए और उस उत्खनन से उस मकान जब निकले, मकान के ऊपर जब सर्वे की गई तो उन मकान की दीवारों में कुछ दरारें पाई हुई थी। उन दरारों के आधार पर यहाँ के भूकंप के साक्ष्य का पता लगाया जा सकता है और लगाया गया है। तो इन्हीं भूकंपों के साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने यह घोषणा की है कि पूरे विश्व में एकमात्र यह ऐसी प्राचीनतम सभ्यता है जहां पर भूकंप के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये विश्व की प्राचीनतम ऐसी सभ्यता है जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले हैं तथा हल की लकीरों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि हल के द्वारा ही मिट्टी को जूता जाता था, खेत को जूता जाता था और फसलों को बोया जाता है। तो ये सभी प्रमाण है। विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है हमारे राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, यहां से हमें देखने को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करें हम कालीबंगा सभ्यता के लोगों की, तो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, जो लगभग 2500 साल पूर्व के यहाँ की जो बस्तियां हुआ करती थी, यहाँ के जो चाहे हम कबीले के रूप में कहें या चाहे नगरीय सभ्यता के रूप में कहें, तो यहाँ के जो लोग थे वो बड़े आस्था मानते हैं तथा बड़ा भगवान में श्रद्धा रखते थे। और इसी श्रद्धा का प्रतीक इस सभ्यता के उत्खनन से हमें मिलता है, यज्ञ वेदिकाएं मिलती हैं। एक प्रमुख यज्ञ वेदिकाएं मिलती हैं, यज्ञ कुंड मिलते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग यज्ञ में भी अपना आस्था और अपना विश्वास रखते थे, यज्ञ किया करते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अग्नि वेदिकाओं का निर्माण किया गया है और इन्हीं यज्ञशालाओं और यज्ञ वेदिकाओं के पास से हमें जानवरों की बलि के भी साक्ष्य मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वहां के लोग यज्ञ करने के बाद या भगवान को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि में भी विश्वास रखते थे। जब अगर यज्ञ के प्रमाण मिले हैं तो ये बात संभवतः और स्वाभाविक बात है कि यज्ञ को कराने के लिए पंडितों और पुरोहितों का भी इस सभ्यता में विशेष महत्व माना गया है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कालीबंगा सभ्यता की, और उस सभ्यता को आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। जब हमारे गांव में, हमारे शहर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब हम उसके शरीर को दफनाते हैं या उसके शरीर को हम जलाते हैं, तो उसके शरीर को हम उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर के अंदर रखते हैं। मुख्यतः उत्तर और दक्षिण के अंदर ही हम रखा जाता है, उत्तर के अंदर सिर और दक्षिण के अंदर पांव रखा जाता है। तो ये जो शव को जलाने की, शव को गाड़ने की जो ये दिशाओं का जो ज्ञान है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आज से 2350 साल पहले वहां उस समय के जब लोग मरते थे तो उन्हें इसी दिशाओं में जलाया जाता था या गाड़ा या दफनाया जाता था। शव को दफनाने के भी 3 प्रकार मिलते हैं। पहला ये कि इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ सिर रखकर सुलाकर दफनाया जाता। दूसरा ये कि जब शव को दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ उसके आभूषण तथा प्रिय वस्तुएं, जैसे
राशन या उसे जिस किसी से लगाव था उस चीज को उस खड्डे में रखा जाता था और फिर ऊपर मिट्टी डाली जाती थी। तीसरा ये है कि कभी कभी ऐसे भी प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं कि शव के टुकड़े करके उन टुकड़ों को एक खड्डा खोद कर डालकर दफनाने की भी प्रथा यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिन पर एकाधिकार इस कालीबंगा सभ्यता का है और जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि वर्तमान समय की मानव सभ्यता और 2350 साल पहले की कालीबंगा सभ्यता के जो मूलभूत संसाधन है, जो मौलिक संसाधन है, उनमें तो समानता हमें मिलती है। अगर उन संसाधनों की हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हल की लकीरें मिली हैं जिससे खेती के प्रमाण मिलते हैं, एक मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है जिससे मतलब सामान ढोने का प्रमाण मिलता है, जिससे कि मतलब खेतों से सामान घर तक ले जाने के लिए, घर से कहीं और अन्य व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बैल की मूर्ति मिली है जो ताम्र यानी तांबे की मूर्ति है और वो प्राचीनतम मूर्ति है। तो उस मूर्ति से ये भी पता चलता है कि वो लोग धातु से भी परिचित थे। और एक ऐसा मिट्टी का बर्तन मिलता है जिसके ऊपर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी लिपि के अंदर कुछ लिखा हुआ है और वो मृत भांड है, जिसे हड़प्पाई लिपि मृत भांड भी कहा जाता है। दूसरा, हम जिस प्रकार बहुत सी महिलाएं रेशम के और उनके वस्त्रों को बोने के लिए जिस सलाइयों का प्रयोग करती है, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर उस समय शंख की सलाइयों का प्रयोग किया जाता था तथा शंख की चूड़ियों का प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार हम बाल को संवारने के लिए कंघे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उस समय हाथी दांत के कंघों का प्रयोग उस जमाने में चला करता था। और व्यापार के लिए, व्यापार में सामग्रियों के विनिमय के लिए, तोलने के लिए उस समय बाट का प्रयोग किया जाता था। और देखने के लिए जो एक दर्पण जो कांच होता था वो कांस्य का बना हुआ होता था, अर्थात कांस्य का बना हुआ होता था। और जो छोटी छोटी पिन काटी होती थी वो ताम्र यानी तांबे की बनी हुई होती थी। हड्डियों की सलाइयां बनी हुई होती है तथा कुछ जिस प्रकार व्यापार और राज के कार्य किए जाते थे तो उन राज के कार्यों पर मोहर लगी हुई होती थी। जिस प्रकार आज हम मोहर का प्रयोग करते हैं तो उन जो मोहर वहां कालीबंगा सभ्यता से मिली है उनका आकार बेलनाकार है तथा मोहर से पता चलता है कि वहां पर भी शासन प्रणाली रही होगी और वहां पर भी व्यापार का आदान प्रदान विनिमय किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है जो जिन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। और वर्तमान की सभ्यता और उस सभ्यता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं कह सकते हम, लेकिन मुख्य रूप से यह तो जरूर कह सकते हैं कि हम जो मूलभूत आवश्यकता है उसका विकास उस समय के मानव ने भी कर लिया था और जिन आवश्यकताओं का उपयोग हम करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि अभी वर्तमान समय में बहुत ही आविष्कार और प्रौद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी विकास और बहुत से ऐसे कुछ विकास हुए हैं, लेकिन जिन चीजों की आवश्यकता मानव को प्राय हुई है उन चीजों का आविष्कार कालीबंगा सभ्यता के उन जाति के लोगों ने कर दिया गया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है। जब कभी आवश्यकता होती है तो ऑटोमेटिक स्वतः ही नए नए आविष्कार होते जाते हैं। तो मुख्य रूप से कालीबंगा सभ्यता की ये जानकारी मिलती है क्योंकि ये राजस्थान की प्रथम ऐसी सभ्यता है जिसका उत्खनन, जिसका खोज अमलानंद घोष जो एक पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने खोजा था तथा उनके दो सहयोगी बीके लाल तथा बीके थापड़ द्वारा इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ये हड़प्पा के समकालीन है जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं के प्रमाण हमें 1952 और 1952 से लगा के 1960 का जो समय था, जो 60 का जो दशक था, उस दशक में हमें कालीबंगा सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस यहाँ के संग्रहालय में आने को मिला, यहाँ की समस्त जानकारियां एकत्रित करने का अवसर मिला। और खासकर मेरे एक मित्र हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभार करता हूं कि उनकी जान पहचान और उनके सहयोग से मुझे एक चीजों का अवलोकन करने का सौभाग्य मिला तथा यहाँ की जो ऐसी जो ऑथेंटिक रिपोर्टें हैं जिसे आम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, जो आम लोग नहीं इसे इशू कर पाते हैं, वह मुझे एक उनकी प्रति कॉपी मिली और उसके आधार पर मैंने यहाँ के इस सभ्यता का अवलोकन किया तथा इन चीजों के बारे में बारीकी से पढ़ने का मैंने प्रयास किया है। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।